बीजेपी तो तैयार है कि भाई हम अपना कैंडिडेट देंगे, लेकिन इन सब के बीच ये जो धुरंधर है जिनका खुद का वोट बैंक है, अच्छा माना जाता है, इसमें से अब बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी आ रहा है। बीना देवी को अगर इस एनडीए में है और उनका पति जो है वो जदयू में है, तो एक परिवार दो पार्टी वाली बात हो जाती है। बीना देवी का अगर टिकट कटता है तो महागठबंधन के पास भी कोई चेहरा नहीं है, तो बीना देवी को कोई नुकसान नहीं होगा। लोजपा एक तरह से दिख रहा है कि एनडीए के साथ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी के साथ है, तो बीना देवी का टिकट क्यों कटे? 2024 लोकसभा वैशाली जो है भाजपा दावा इसलिए कर रही है क्योंकि उनका जीता हुआ सीट है। जिस प्रकार से बीना देवी चिराग पासवान को छोड़ के चाचा पशुपति पारस के साथ गई, उनको समर्थन दी, तो अब तो सवाल ये भी आएगा कि वाकई में एनडीए में चिराग के चाचा रहेंगे कि नहीं। सुरेश शर्मा इसके पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका भूमियार समाज में वोट बैंक अच्छा खासा है, कांटी में बहुत ज्यादा भूमियार बहुल क्षेत्र है, तो कांटी की संख्या पूरे जिला की संख्या भूमियारों की है। अब अगर भाजपा सुरेश शर्मा को चेहरा बनाती है वैशाली से, तो ये देखना होगा कि राजपूत समाज सपोर्ट करेगा, अपना समर्थन देगा कि नहीं। बीना देवी भी अब उनको पता है कि बीजेपी यहाँ से उनको सिंबल नहीं देने जा रही है। 110% वैशाली से इस बार भाजपा सिंबल से ही कोई कैंडिडेट उतरेगा, ये दावा है भाजपा का, जो वहां पे क्षेत्रीय नेता है उनका भी कहना है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो गया है और आपको बताएं कि अब सबकी नजरें जो हैं वो लोकसभा चुनाव पर जाकर टिक गई हैं। बिहार में एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ अभी बीजेपी अकेले है, लेकिन 2024 का चुनाव वो कैसे लड़ेगी इस पर चर्चा खूब हो रही है। आपको बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो 3 जनवरी को बिहार दौरे पर आए थे और वैशाली लोकसभा के पारू विधानसभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। नीतीश तेजस्वी की सरकार पर जमकर हमला भी बोला, यानी अब लोकसभा चुनाव का शंखनाद जो है वो बिहार में हो चुका है। और आपको बताएं कि वैशाली से इसलिए हुआ क्योंकि शायद बहुत वर्षों के बाद बीजेपी वैशाली की सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुंदरम हैं, जो कि उसी क्षेत्र से भी आते हैं या उसके आसपास के इलाके से तो आते ही होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या छिड़ा हुआ है वैशाली में, क्या होने जा रहा है? वैशाली लोकसभा अब काफी दिलचस्प होगा। सभी जो 6 विधानसभा है वैशाली में, सभी विधानसभा के साथ साथ जो इस बार वैशाली जो है, पिछले बार लगातार देखा गया था कि 2 टर्म से भाजपा के खाते में, एनडीए खाते में वो सीट गई थी। भाजपा ये नहीं चाहती है कि हम इस सीट को छोड़े, क्योंकि भाजपा चाहती है ये सीट मेरा दबदबा वाला सीट है, कहीं और से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो जो उनके कैटेगरी में जाएगा तो वैशाली वो भाजपा लेगी। अब रही बात विधानसभा की, तो साहेबगंज आता है, पारू आता है, बरुराज आता है, कांटी, मीनापुर, खुद वैशाली, 6 विधानसभा, जिसमें 3 भाजपा एनडीए के हो गए और 3 हो गया महागठबंधन से। 2 राजद के खाते में है, 1 जेडीयू के खाते में है। अब साहेबगंज के विधायक राजू सिंह सोच रहे कि हम वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लोकसभा? हाँ, लोकसभा पूरा साहेबगंज में हल्ला है कि हाँ विधायक जी अब चले लोकसभा की तैयारी, दिल्ली की तैयारी में। और पारू के अशोक सिंह विधायक हैं, वो भी फिराक में है कि हम भी लड़ेंगे भाई चुनाव, हम काहे पीछे हटेंगे। बरुराज के विधायक हैं अरुण सिंह, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि हम भी लोकसभा लड़ेंगे। और इन सब के बीच पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा वो भी दावा ठोक रहे कि अब हम लड़ेंगे तो वैशाली से लड़ेंगे। तो अब बीजेपी तो तैयार है कि भाई हम अपना कैंडिडेट देंगे, लेकिन इन सब के बीच ये जो धुरंधर है जिनका खुद का वोट बैंक है, अच्छा माना जाता है, इसमें से अब बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी आ रहा है। और जाहिर सी बात है, वैशाली को लेकर के बात बता दे कि सुरेश शर्मा इसके पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका भूमियार समाज में वोट बैंक अच्छा खासा है, कांटी में बहुत ज्यादा भूमियार बहुल क्षेत्र है, तो कांटी की संख्या पूरे जिला की संख्या भूमियारों की है। साथ ही साथ 3 जगह पारू हो गया, साहेबगंज हो गया और बरुराज, तीनों जगह राजपूत जो उम्मीदवार थे बीजेपी के वो जीते, तो अपर कास्ट का दबदबा ज्यादा है इस पूरे लोकसभा वैशाली में। तो अब देखना होगा भाजपा किसे टिकट देगी, लेकिन धुरंधर जो है वो लगे हुए हैं। इन सब के बीच में सवाल ये भी उठता है कि बीना देवी जो कि 2019 में इस सीट पर चुनाव लड़ी लोजपा के टिकट पर और चुनाव जीतकर सांसद बनी,
लोजपा एक तरह से दिख रहा है कि एनडीए के साथ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी के साथ है, तो बीना देवी का टिकट क्यों कटेगा कि दूसरा कोई दावा ठोकेगा? बीना देवी चुनाव लड़ी लोजपा से, नो डाउट, 1% भी डाउट नहीं है, लेकिन उनके जो पति है दिनेश सिंह, जदयू से एमएलसी है। बोचहा उपचुनाव और रहा बात कुढ़नी उपचुनाव, तो बोचहा में सक्रिय भूमिका नहीं थी दिनेश सिंह की, लेकिन कुढ़नी उपचुनाव में दिनेश सिंह की पूरी सक्रिय भूमिका थी और मनोज कुशवाहा को जिताने के लिए दिनेश सिंह बहुत बढ़ चढ़ के आ गए थे। अब पार्टी का कहना है कि एक परिवार का 2 सदस्य 2 पार्टी में रह नहीं सकता है। अब बीना देवी को अगर इस एनडीए में है और उनका पति जो है वो जदयू में है, तो एक परिवार 2 पार्टी वाली बात हो जाती है। बीना देवी का अगर टिकट कटता है तो महागठबंधन के पास भी कोई चेहरा नहीं है, तो बीना देवी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि रघुवंश बाबू का सबको पता है कि वो स्वर्गवास जा चुके हैं, मृत्यु हो चुका है वहां से, तो महागठबंधन भी चेहरा तलाश रही है वैशाली में। तो बीना देवी के पास अच्छा मौका है, अगर यहाँ से टिकट नहीं मिलता महागठबंधन से चुनाव लड़ेगी। के बेटे भी राजनीति में आने को तैयार है। तैयार, अब देखिए जाहिर सी बात है कि नया चेहरा सब कोई चाहता है, लेकिन पुराने चेहरे को कोई क्यों भुलाएगा? अगर हम आज राजनीति में आना चाहे तो हमें कितना % लोग जानता है? हमारा परिवार का दबदबा हो सकता है राजनीति में, अब सब कोई के पारिवारिक राजनीति में तो नहीं ना है। अब मान लीजिए रघुवंश बाबू के अगर बेटे आते हैं राजनीति में, तो जाहिर सी बात है कितना प्रभाव डालेंगे अपना। नया चेहरा उभर के वैशाली लोकसभा 6 विधानसभा के बराबर है, आपका पकड़ कितना है ये सवाल खड़ा होगा। और जहां पे बात करते हैं बीना देवी की, तो ऑलरेडी मौजूदा सांसद है, तो उनको ये फायदा देखा जा सकता है। दिखाई दे रहा है कि बीना देवी भी अब उनको पता है कि बीजेपी यहाँ से उनको सिंबल नहीं देने जा रही है, तो अपना रास्ता तलाश ले। क्या महागठबंधन के नेताओं के साथ उनकी बातचीत शुरू है? अब ये तो अभी कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि दिनेश सिंह महागठबंधन के साथ है कहा जा रहा है। बीना देवी इसलिए हम दावा कर सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से बीना देवी चिराग पासवान को छोड़ के चाचा पशुपति पारस के साथ गई, उनको समर्थन दी, तो अब तो सवाल ये भी आएगा कि वाकई में एनडीए में चिराग के चाचा रहेंगे कि नहीं, क्योंकि पारस गुट के पास क्या अपना वजूद है, वोट बैंक क्या है। जाहिर तौर पे जहां जहां देखा गया है, वोट बैंक की बात करें तो चिराग के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा है लगातार। कुढ़नी उपचुनाव में हम देखे थे कि जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी, तो चिराग के पास अब चाचा के साथ को क्या होगा ये तो आने वाले दिनों पता चलेगा। अब बीना देवी कहाँ जाएगी ये भी पता चलेगा। चर्चा ये भी छिड़ी हुई है कि अगर दल बदल कानून नहीं होता तो शायद पशुपति पारस और प्रिंस राज को छोड़कर राष्ट्रीय लोजपा में कोई और सांसद रहता भी नहीं, कब का वो जदयू का दामन थाम लिया होता। हाँ, ये तो एक बड़ा सवाल है ही कि अगर दल बदल नहीं रहता तो ये चीज हो सकता था, लेकिन दल बदलने के चलते ये लोग अभी यहाँ पे स्थिर हैं। और 2024 लोकसभा वैशाली जो है भाजपा दावा इसलिए कर रही है क्योंकि उनका जीता हुआ सीट है, एनडीए के खाते का सीट है, लगातार 2 टर्म से एनडीए के खाते में गया है। और भाजपा चाह रही है कि इस सीट को हम अपने सिंबल पे लड़वाएं ताकि हमको यहाँ से नुकसान ना हो। अगर कहीं हम चुनाव हारते भी हैं तो हमारा सीटिंग सीट जाए नहीं, दूसरे सीट से हम चुनाव हारे वो मंजूर है। भाजपा भी तो चाहेगी ना संसद में हमारा संख्या ज्यादा हो, इसलिए वैशाली पे भाजपा दावा करने के लिए तैयार है। पिछली बार जब वो बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ी थी तो शायद वो 1994 के आसपास की बात है। आपने बताया कि उस समय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा उपचुनाव में उतरे थे और शायद लवली आनंद से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद कभी भी वैशाली की सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा और ये भी देखा गया है कि इस सीट पर राजपूतों का जो है वो वर्चस्व हमेशा देखने को मिला है। ऐसे में सुरेश शर्मा एक भूमिहार, उनका दावेदारी ज्यादा बनता है या कोई आरजे बीजेपी का जो विधायक है उसकी दावेदारी ज्यादा बनेगी? क्योंकि मुजफ्फरपुर में जितने भी बीजेपी के विधायक है शायद सभी के सभी राजपूत ही हैं। देखिए, एक बात इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि राजपूत और भूमिहार कहने के लिए ऊपरी जाति के आते, अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अक्सर जिले की राजनीति में दोनों में मतभेद देखने को मिला है। सुरेश शर्मा से मतभेद इसलिए है राजपूतों क्योंकि वो भूमिहार जाति से आते हैं, कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे होता है। अब अगर भाजपा सुरेश शर्मा को चेहरा बनाती है वैशाली से, तो ये देखना होगा कि राजपूत समाज सपोर्ट करेगा, अपना समर्थन देगा कि नहीं, क्योंकि लगातार जो है देखा ही गया है। इसके पहले रमा किशोर सिंह थे, बीना देवी हो गई, अब हाँ रघुवंश बाबू राजपूत ही थे। लेकिन अब अगर भाजपा भूमिहार दाव खेलती है तो जिला में जिस प्रकार से कहा भी गया था भूमिहारों की नाराजगी है, ये नया फ्रंट ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक फ्रंट बन के तैयार हुआ था, इन सब का क्या रोल रहेगा तो बहुत
सॉरी, बहुत कुछ होने वाला है वैशाली के सीट को लेकर के। अब धीरे धीरे जब चुनावी नजदीक आएंगे, चुनावी तारीख का ऐलान होगा तो क्लियर होगा, लेकिन दिलचस्प होगा। आप ये मानते हैं कि इस बार वैशाली की सीट पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने का पूरा मन बना चुकी है, चाहे कुछ भी हो अपना उम्मीदवार उतारे? 110% वैशाली से इस बार भाजपा सिंबल से ही कोई कैंडिडेट उतरेगा, ये दावा है भाजपा का, जो वहां पे क्षेत्रीय नेता है उनका भी कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार दौरे पर आते हैं और जनसभा करते हैं, तो वो चुनते हैं वैशाली लोकसभा और वहां का पारू विधानसभा। निश्चित तौर पर उन्होंने लोकसभा चुनाव का श्री गणेश बिहार में कर दिया, ये माना जा रहा है। और जिस प्रकार से वो महागठबंधन को पर या कहिए नीतीश कुमार पर, तेजस्वी को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, ये बात साफ थी कि बीजेपी जो है बिहार में अब अपना पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है और उसकी जो नजरें हैं वो लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं। पहले भी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने दावा किया था कि 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तैयारी तो 40 सीटों पर हो रही है। आगे चिराग पासवान या उनके चाचा पशुपति पारस से क्या रिश्ते रहते हैं, कैसे गठबंधन होता है, उस पर फैसला बीजेपी बाद में लेगी। लेकिन कई सीटों को चिन्हित कर लिया है बीजेपी ने कि अब इस बार यानी वर्षों के बाद बीजेपी अपने सिंबल पर वहां पर उम्मीदवार उतारेगी। अब उसमें वैशाली का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। देखना यह होगा कि बीजेपी उम्मीदवार किसे बनाती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।